मैं एक जादुई हिरण हूँ और मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। उस दिन आपने मेरी जान बचाई और अब मैं आपकी रक्षा करूँ। क्या हुआ महारानी, चौंक गई ना? आपसे पहले ही आपके लिए खास इंतजाम कर दिया। कैसा लगा हमारा इंतजाम? वो देखिए राजकुमार, वहां कोई हिरण का बच्चा घायल पड़ा हुआ लग रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुकिए सेनापति, थोड़ा सब्र कीजिए। अगर उसकी मां आ गई तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें दूर से ही उसे देखना चाहिए। यह आप क्या बोल रहे हैं राजकुमार? देखिए बेचारा वह हिरण का बच्चा दर्द से कितना तड़प रहा है। हम किसी भी जीव को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। ऐसा बोलकर राजकुमार अर्जुन उस घायल हिरण के बच्चे के पास जाने लगता है। तुम चिंता ना करो हिरण भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। उसके बाद राजकुमार अर्जुन उस हिरण के बच्चे की चोट पर कुछ जड़ी बूटी लगाता है। फिर वह कुछ ही देर में ठीक हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। राजकुमार अर्जुन एक बहुत ही शक्तिशाली और दयालु राजकुमार था। वह अपनी प्रजा के साथ साथ पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं की भी रक्षा करता था। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम रुक्मिणी और दूसरे का नाम कामिनी। दोनों ही पत्नियां सुंदर और सुशील थीं, पर रानी कामिनी थोड़ा ईर्ष्यालु थी। वह अपनी सौतन यानी रानी रुक्मिणी से हमेशा जलती थी। महाराज, हमने सुना है कि आपने वन्यजीवों का शिकार करना छोड़ दिया है। क्या यह सच बात है? हाँ महारानी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब हमें शिकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो आनंद जीवों की रक्षा करने में है, वह जीवों की हत्या करने में कहाँ। यह तो आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है महाराज। हम तो कब से आपको उन निर्दोष पशुओं की हत्या करने से मना कर रहे थे। आखिरकार आपने स्वयं ही वह निर्णय ले लिया है। हम इससे बहुत खुश हैं। इसके पीछे भी आपका ही योगदान है महारानी। अगर आपने हमें सही रास्ता ना दिखाया होता तो आज भी हम उन निर्दोष जानवरों की जान ले रहे होते। आप बहुत अच्छे हैं महारानी। एक मनुष्य को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो कार्य हमें गलत दिशा में ले जाए, उसे तुरंत जहर की तरह त्याग देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। रानी कामिनी को मुझसे कुछ काम था। ऐसा बोलकर राजकुमार अपनी दूसरी पत्नी कामिनी के पास जाने लगता है। कहिए रानी कामिनी, आपको हमसे क्या काम था? कोई विशेष बात है क्या? महाराज, हमें एक तोते का बच्चा चाहिए। हमें तोते बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे पिताजी ने हमारे लिए 2-2 तोते पाल रखे थे। पर महारानी, हमने शिकार करना छोड़ दिया है। अब ना हम किसी निर्दोष प्राणी की जान ले सकते हैं और ना ही उसे पिंजरे में बंद कर सकते हैं। हम ये सब नहीं जानते महाराज। हमें बस एक तोते का बच्चा चाहिए। मुझे तो लगता है आप हमें प्रेम ही नहीं करते। सारा प्रेम उस रुक्मिणी को ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है महारानी। हम दोनों को समान प्रेम करते हैं। पर अगर आपको तोते के बच्चे से संतुष्टि मिलती है तो हम आपके लिए तोते का बच्चा अवश्य लाएंगे। ऐसा बोलकर राजकुमार वहाँ से जाने लगता है। राजकुमार अर्जुन जब भी उदास या किसी बात को लेकर चिंतित होता था तो वह अपने शाही बाग के एक झील के पास जाकर एकांत में बैठ जाता। आखिर मैं रानी कामिनी का क्या करूं? वह तो किसी भी बात को समझती नहीं। मैं तो तंग आ चुका हूं उनसे। राजकुमार ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वह हिरण का बच्चा आ जाता है जिसकी जान राजकुमार ने बचाई थी। प्रणाम महाराज, कैसे हैं आप? इस नाचीज की विनती स्वीकार कीजिए। आपको याद होगा आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। हाँ, याद तो है, पर तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? ये असंभव है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं महाराज, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। मैं एक जादुई हिरण हूँ और मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। उस दिन आपने मेरी जान बचाई और अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ, पर मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं बस अपनी महारानी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। मुझे पता है महाराज,
पर आपके राज्य के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है, जिसमें आपको कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और हर परीक्षा के पीछे एक सीख छुपा होगा, जिसे आपको अपने जीवन में उतारना होगा महाराज। राजकुमार ने उस हिरण के बच्चे की बात को बड़ी गंभीरता से सुना और उस हिरण के बच्चे से पूछा, पर वो संकट कैसा संकट है और इसमें आपकी क्या भूमिका है? यह संकट एक पुराने श्राप से जुड़ा है। आपके पूर्वजों ने एक समय गलती की थी, जिसका खामियाजा आपके पूरे साम्राज्य को भुगतना पड़ेगा। आपको 3 अलग-अलग परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। हर परीक्षा आपको एक अलग ज्ञान देगी और अगर आप सफल हो गए तो आपके राज्य का संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है हिरण भाई, मैं समझ गया, पर आज से आपको हमारे महल में ही रुकना होगा। आपके बिना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आप चिंता ना करें महाराज, मैं आपके साथ ही रहूंगा। महारानी, हम आपके लिए तोते का बच्चा तो नहीं ला पाए, पर एक हिरण का बच्चा पकड़ कर लाए हैं। हमें उम्मीद है कि वह आपको पसंद आएगा। वैसे तो हमें तोते का बच्चा ही ज्यादा पसंद है, पर कोई बात नहीं, हिरण का बच्चा भी हमें अच्छा लगता है। हम हिरण के बच्चे के साथ बगीचे में खेल भी सकते हैं। खेल तो सकते हैं, पर उसे ज्यादा परेशान मत करना आप, कहीं वह आपको नुकसान ना पहुंचा दे। हमें अपना ख्याल रखना आता है महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर रानी उस हिरण के बच्चे को देखने के लिए जाने लगती है। रानी हिरण के बच्चे के साथ खूब खेलती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस हिरण के बच्चे ने तो खूब आनंद दिलाया। अब तो मैं हर रोज इसके साथ खेलूंगी। शाही बाग के साथ साथ पूरा राज्य घूम लूंगी इसके साथ। दूसरी तरफ राजकुमार के दरबार में पड़ोसी राज्य का सेनापति आता है और राजकुमार से कहता है, राजन, आपके लिए हमारे महाराज का एक खास संदेश है। जी सुनाइए सेनापति जी, हम भी आपके महाराज का संदेश सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। हमारे महाराज का आदेश है कि आप अपने राज्य के पूर्व वाले पहाड़ी क्षेत्र और दोनों घाटी के गांवों से अपना सैनिक हटा लें। वह हमारे राज्य के अंतर्गत आता है। यदि 2 दिनों के अंदर ऐसा नहीं किया गया तो आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। उन सेनापति की बातें सुनकर राजकुमार अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं और उस सेनापति से कहते हैं, ठीक है सेनापति जी, हम इसका जवाब आपके महाराज को कल देंगे। हम इस बारे में अपने प्रधान सलाहकार से विचार विमर्श करना चाहते हैं। राजकुमार के ऐसा बोलने पर पड़ोसी राज्य का सेनापति वहां से जाने लगता है। उसके बाद राजकुमार अर्जुन उस दिव्य हिरण के बच्चे के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। फिर वह कहता है, आपने बिल्कुल सही किया राजन, और यह आपकी पहली परीक्षा थी जिसमें आप कुशलतापूर्वक सफल हो गए हैं। आपने अपने गुस्से पर काबू किया और दोनों राज्यों के बीच होने वाले युद्ध को रोक लिया। अब आपको अपने पड़ोसी राजा की जमीन उन्हें वापस कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल हिरण भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सब आपकी कृपा है। पर अगली चुनौती इससे भी कठिन होगी महाराज। आपको अपने और अपनी प्रजा के लालच पर विजय हासिल करनी है, जो क्रोध से भी बड़ा शक्तिशाली है। हाँ ठीक है हिरण भाई, अगर आप साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अगले दिन राजकुमार अपनी दोनों पत्नियों के साथ शाही बाग में बैठा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर राजकुमार का प्रधान सलाहकार उनके पास आता है और कहता है, महाराज, एक बहुत बढ़िया समाचार लाया हूँ, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। हाँ अच्छा, ऐसा कौन सा समाचार है प्रधान सलाहकार? हमें भी तो बताइए, हमें भी खुश होने का मौका दें। जी, वह रामलाल किसान के खेत में ढेर सारा खजाना मिला है महाराज। इतना खजाना तो हमारे राज के सारे खजाने को मिला देने पर भी नहीं होगा। सच में प्रधान सलाहकार? अगर ऐसी बात है तो हम भी उस खजाने को देखना चाहेंगे। नहीं महारानी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। आप लोग महल में ही रुकिए, हम अकेले ही प्रधान सलाहकार के साथ जाएंगे। ऐसा बोलकर राजकुमार अपने प्रधान सलाहकार के साथ वहाँ से चला तो जाता है, परंतु रानी कामिनी राजकुमार से बहुत ही क्रोधित हो जाती है। मेरा बस चलता तो मैं इस राजकुमार को कालकोठरी में डलवा देती। ये तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। ये कैसी बातें कर रही हो कामिनी? महाराज ने कुछ सोच समझकर ही हमें महल में रुकने को कहा होगा। तुम्हें उनकी आज्ञा का आदर करना चाहिए ना, कि उनके पीठ पीछे चुगली करनी चाहिए।
तुम तो चुप ही रहो रुक्मिणी। तुमने ही महाराज को भड़काया है, इसीलिए वह मेरी एक नहीं सुनते हैं। ऐसा बोलकर रानी कामिनी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ राजकुमार अपने प्रधान सलाहकार के साथ रामलाल के खेत में पहुँच जाता है, जहाँ खजाना निकला होता है। यह देखिए महाराज, कितना सारा खजाना है। इतना खजाना तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। हाँ प्रधान सलाहकार, ये तो वाकई कमाल हो गया। मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर खजाना छुपा कर रखा होगा। पर महाराज, ये तो मेरे खेत में निकला है ना, इस हिसाब से ये सारा खजाना तो मेरा हुआ महाराज। हाँ महाराज, ये रामलाल सही बोल रहा है, पर मेरे हिसाब से इस खजाने का 3 हिस्सा होना चाहिए। एक हिस्सा रामलाल का, एक हिस्सा आपका और एक हिस्सा मेरा। प्रधान सलाहकार की यह बातें सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि प्रधान सलाहकार और रामलाल के मन में लालच आ चुका है और अब वह लालच राजकुमार के मन में भी अपना रहा है। इसलिए राजकुमार अर्जुन तुरंत कहते हैं, नहीं प्रधान सलाहकार, यह खजाना हमारे पूर्वजों का है, इसलिए इस खजाने का उपयोग इस राज्य के सभी प्रजा की भलाई में होनी चाहिए। इस राज्य का विकास ही इस खजाने का सही उपयोग होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आपका आदेश सराखों पर। उसके बाद राजकुमार उस हिरण के बच्चे के पास जाता है और उसे फिर से सारी बातें बता देता है। आज यह तो मैंने अपने निश्चय से कर लिया हिरण भाई, पर अगला संकट क्या है? निश्चित ही यह और भी कठिन होगा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। वह संकट इन दोनों संकटों से भी ज्यादा कठिन है। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप एक कुशल और अजय राजा बन जाएंगे। पर इस बार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है हिरण भाई। कृपया आप मुझे राह दिखाइए। इस बार आपके विश्वास की परीक्षा होगी महाराज। जब सब कुछ आपके विरुद्ध होगा, आपके अपने आप को धोखा देने की कोशिश करेंगे। यदि इस बार आप सफल नहीं हुए तो आपका सब कुछ आपसे छिन जाएगा। आप बर्बाद हो जाओगे महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिरण भाई। यदि आपने मुझे सचेत नहीं किया होता तो मैं अपनी पहली परीक्षा में ही असफल हो जाता। अगले दिन राजकुमार अपने शाही बाग के उसी झील के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ वह हमेशा बैठा करता था। राजकुमार वहाँ बैठकर अपनी समस्या के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रानी रुक्मिणी आ जाती है। क्या हुआ महाराज? आप इतना चिंतित क्यों हैं? कोई बड़ी समस्या है क्या? हाँ महारानी, एक बड़ी समस्या है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ऊपर ना करें, क्योंकि अपने ही धोखा देने के फिराक में हैं। आपने सही कहा महाराज, इस दुनिया में अपने ही धोखे देते हैं, पर हमें अपनों का पता भी तभी लगता है जब हमें धोखा मिलता है। इसलिए थोड़ा सब्र रखें महाराज। समय दूध और पानी को अलग कर ही देता है। रानी रुक्मिणी के ऐसा बोलने पर राजकुमार को थोड़ी सी राहत मिलती है। उसके बाद वह दोनों वहाँ से वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन वापस आते समय राजकुमार अपनी दूसरी रानी कामिनी और प्रधान सलाहकार को एक दूसरे से बात करते हुए दूर से ही देखते हैं। सुनो प्रधान सलाहकार, अगर तुम्हें इस राज्य पर राज करना है तो हम दोनों को मिलकर इस राजकुमार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हाँ महारानी, मैं तो कब से इसी फिराक में हूँ। मुझे मौका ही नहीं मिलता, नहीं तो मैं इसे सीधे नर्क पहुँचा देता। ठीक है, मेरे पास एक योजना है। अगर उस योजना के अनुसार चलोगे तो बहुत जल्द उसका काम तमाम हो जाएगा। राजकुमार उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है, पर उस समय उनको कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता। अगले दिन रानी कामिनी राजकुमार के पास आती है और बोलती है, महाराज, आज हम आपके साथ वन्य क्षेत्र घूमना चाहते हैं। क्या आप मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? हाँ महारानी, क्यों नहीं। हम अवश्य आपके साथ वन्य क्षेत्र घूमने जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे हैं महाराज। आपके जैसे दूसरा कोई नहीं। हम आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। रानी कामिनी राजकुमार को अपनी योजना के हिसाब से एक छिपी हुई गुफा के पास ले जाती है। यह तो एक छिपी हुई गुफा है महारानी। ये आप हमें कहाँ ले आए? अंदर तो आइए महाराज। हाँ, आपके लिए खास इंतजाम किया गया है। जल्दी अंदर आइए। उसके बाद जब रानी कामिनी गुफा के अंदर जाती है तो वह चौंक जाती है। वह देखती है
कि वहाँ पर प्रधान सलाहकार तो हैं, पर वह एक पिंजरे में कैद कर दिए गए हैं और वहाँ कुछ सैनिक भी मौजूद हैं। क्या हुआ महारानी, चौंक गई ना? आपसे पहले ही आपके लिए खास इंतजाम कर दिया। कैसा लगा हमारा इंतजाम? मुझे माफ कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे बख्श दे महाराज। नहीं महारानी, मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। यदि हमने आपको माफ कर दिया तो भविष्य में हमें पूरी दुनिया से साफ कर देंगे आप। इसलिए आप दोनों यही तड़प तड़प कर मुझे मारने की योजना बनाते रहे। ऐसा बोलकर राजकुमार रानी कामिनी को भी एक पिंजरे में बंद करवा देता है और वहाँ से वापस महल की ओर चल पड़ता है। वह सीधे उस हिरण के बच्चे के पास पहुँच जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। बधाई हो राजन, आप अपनी तीसरे और अंतिम परीक्षा में भी सफल रहे। आपने अपने गुस्से, लालच और विश्वास की शक्ति पर विजय हासिल कर लिया। अब आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने गुस्से और अपने लालच पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को जान लेना चाहिए। जिनकी साफ नीयत होती है वह आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहेंगे। लोग धन के लालच में गिरगिट से भी अधिक तेजी से अपना रंग बदल लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें।